हम सब ने नॉर्थ कोरिया के बारे में तो जानते हैं कि वहां पर किस हद तक जो डिक्टेटरशिप है वो जा चुका है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर जो गवर्नमेंट रहता है वो ये कहता है कि वहां पर सब कुछ परफेक्ट है, ना कोई गरीब है, ना कोई बेरोजगार है और ना ही कोई क्राइसिस है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि एक आदमी गायब हो जाता है और गायब होने की वजह ये रहता है कि वो गवर्नमेंट खिलाफ में सच बोल देता है। तो अर्ली 2000 में क्या होता है कि तुर्कमेनिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो अचानक से पब्लिक लाइफ से गायब हो जाते हैं। ना कोई ओपन ट्रायल है और ना ही कोई रिकॉर्ड, और उनकी फैमिली मेंबर्स को ये भी नहीं बताया जाता है कि वो जिंदा है या फिर मर गए हैं। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल कंट्री है। और ये जो कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर भी है, जहाँ इलेक्शंस तो होती है लेकिन अपोजिशन कोई नहीं होता है, जहां न्यूज़ चैनल तो होते हैं लेकिन उस न्यूज़ चैनल पर कोई भी न्यूज़ नहीं चलता है। तुर्कमेनिस्तान खुद को एक न्यूट्रल कंट्री बताता है, लेकिन ऐसे न्यूट्रल का मतलब ही क्या हो जहां पर बोलना ही खतरनाक है। आज इस वीडियो के दौरान हम यही बात करेंगे कि कैसे तुर्कमेनिस्तान एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहां कंट्रोल शोर से नहीं बल्कि खामोशी से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो अक्सर नॉर्थ कोरिया, रशिया या फिर चाइना के नाम आता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी कंट्री है जिसके नाम शायद आपने सुना ही होगा। इस कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशिया में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और ये जो कंट्री है वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। और ये जो तुर्कमेनिस्तान है वो ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी जगह में है। ये एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का एक एनर्जी कॉरिडोर है, और यहीं से शुरू होती है तुर्कमेनिस्तान की कहानी। तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, यानी कि ये जो कंट्री है वो थियोरेटिकली रिच होनी चाहिए थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत हाई होनी चाहिए थी। लेकिन रियलिटी में जो कहानी है वो बिल्कुल उल्टा है। तुर्कमेनिस्तान एक क्लोज्ड और सीक्रेटिव कंट्री में से एक है, और यहाँ पर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है उनको एंट्री ना के बराबर है, और जो फॉरेन मीडिया है उनका एंट्री वो ना के बराबर है। और जो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो जो दिखाना चाहती है वही दुनिया देखती है। हम सब नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो इमेजेस होती है उस कंट्री का, वो इमेजेस जो होती है वो लीक होती रहती है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, क्योंकि यहाँ पर जो सच्चाई होता है वो बाहर नहीं निकल के आती है। और यदि कोई कंट्री का जो इन्फॉर्मेशन है यदि वो कंट्रोल हो जाए तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इस कंट्री को कंट्रोल करना या फिर उसे मिसयूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और तुर्कमेनिस्तान की यही आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी की वजह से जो यहाँ पर जो टूरिस्ट होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट, वो बहुत ज़्यादा कम घूमने के लिए जाते हैं। और सवाल यहाँ पर यही आता है कि एक कंट्री को इतना ज़्यादा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके जवाब में एक ही आंसर निकल के आता है, वो है पावर के सेंट्रलाइजेशन। तो 1991 में क्या हुआ कि जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया। तो उसके बाद तुर्कमेनिस्तान में एक नया लीडर आया जिनका नाम था शपरमुरत नियाज़ोव। तो ये जो नियाज़ोव थे वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, वो खुद के नाम बदल कर तुर्कमनबाशी रख दिया, जिसका मतलब होता है कि जितने भी तुर्कमन लोग हैं उनके लीडर। और इसके बाद तुर्कमेनिस्तान में हर शहर, हर बिल्डिंग और हर नोट में, इवन की टीवी स्क्रीन पर भी एक ही चेहरा देखने को मिला जो कि था शपरमुरत नियाज़ोव का। और हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह थी कि उनकी एक गोल्डन स्टैचू थी जो कि दिन भर घूमती रहती थी, और वो स्टैचू सूरज जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में घूमती थी ताकि ये सूरज की तरफ हमेशा रहे। ये जो गोल्डन स्टैचू हमेशा सूरज की तरफ देख रहा था वो इसका मैसेज क्लियर था कि जो लीडर है वो हमेशा रोशनी में रहेगा और जो लोग हैं वो उनकी शैडो में रहेंगे। और ये जो नियाज़ोव है वो उन्होंने एक किताब भी लिखे थे, उस किताब का नाम था रूहानमा। और ये जो रूहानमा किताब है उसे ऑफिशियली एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह लिखा गया था, बट रियलिटी में ये एक लॉयल्टी टेस्ट बन गई थी। स्कूल, कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब्स हर जगह ये जो रूहानमा किताब थी वो कंपलसरी बन गई थी, यानी कि यदि आपको नौकरी चाहिए तो ये जो नियाज़ोव के द्वारा लिखी गई रूहानमा किताब, उस किताब का याद होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो मंथ थी उसका भी नाम चेंज कर दिया गया था। जनवरी का नाम जो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर रखा गया था, और अप्रैल महीना का नाम जो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट की माँ थे उनके नाम पर रखा गया था। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, लीडर्स थे, वो सब पहले जो लीडर है उनके तरफ लॉयल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। 2006 में जो नियाज़ोव थी उनकी डेथ हुई। लोगों को लगा कि जो सिस्टम है वो बदलेगा, लेकिन बदला तो सिर्फ चेहरा बदला।
उसके बाद आए गुरबंगुली बर्डी मुहामेडो, और यहाँ पर इनके आने से जो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी थी उसमें थोड़ा कम हो गई और जो स्टैच्यूज थी वो थोड़ा कम हो गई, लेकिन जो कंट्रोल था वो वहीं का वहीं रहा। और इसके बाद 2022 में जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हुआ, और इस बार ट्रांसफ़र हुआ सेर्डर बर्डी मुहामेडो यानी कि जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनके बेटे को। और इस चीज़ को लेकर इलेक्शन तो हुआ, लेकिन अपोजिशन में कोई नहीं था। तो जब पावर सिर्फ एक फैमिली के अंदर घूमती रहती है तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ देखते रहते हैं, और जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक इल्यूजन बनकर रह जाता है। और जब लीडर्स भगवान बन जाते हैं तब ये जो लोग रहते हैं वो सिर्फ फॉलोअर्स बनकर रह जाते हैं। तो अब तक हमने यही देखा कि एक जो पावर है वो एक ही फैमिली के अंदर कैसे कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर सिर्फ जो लोग रहते हैं उनको ही प्रॉब्लम होता है। और ये जो तुर्कमेनिस्तान है यहाँ पर जो फ्री स्पीच है वो तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन सिर्फ पेपर पर। यानी कि तुर्कमेनिस्तान में यदि गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई इंसान बोलता है या फिर सोशल मीडिया में कोई कमेंट करता है तो यहाँ पर उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। को ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे ये जो इंटरनेट है वो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है। तो इसी वजह से क्या है कि जो तुर्कमेनिस्तान में जो इंटरनेट है उसे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करके रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल, यूट्यूब और फेसबुक या फिर व्हाट्सअप यहाँ पर कंप्लीटली बैन है या फिर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है। और यहाँ पर जो इंटरनेट है उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो खुद ही मर जाती है। और यदि कोई लोग VPN को यूज़ करके सेंसरशिप लीक करना चाहता है तो उनसे बहुत बड़ी इलीगल ट्रैवल भी हो सकती है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है या फिर जो रेडियो चैनल्स है या फिर न्यूज़ चैनल्स जो है वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यानी कि नो डिबेट, नो अपोजिशन वॉइसेस और नो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। और कोई भी कंट्री में एक जो लीडर होता है उसके लिए जो मोस्ट पावरफुल चीज़ होता है वो होती है फियर। और ये जो फियर है किसी को जेल में बंदी करके नहीं आता है, सिर्फ एक किसी को पकड़ना है, उसे डिसअपियरेंस करना है और उसके बाद बाकी सब अपने आप चुप हो जाते हैं। तो जब बोलना ही मुश्किल हो जाए तो जैसे क्या होता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है वो धीरे धीरे यादें बन जाती है, और यादें जो होती हैं वो कभी सिस्टम को बदलते नहीं हैं। और इसी वजह से तुर्कमेनिस्तान में कई सारे जो केसेस है वो डॉक्यूमेंटेड हुए हैं जहाँ पर लोग अचानक से गायब हो गए हैं। ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ना कोई अरेस्ट का रिकॉर्ड है और ना कोई कोर्ट की हियरिंग है। बस आप एक दिन घर से निकलो और आप गायब ही हो जाओ और वापस घर में ही ना आओ। और ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी 14 सितंबर 2006 को, जब ओगुल सपूर मुराडव 58 साल के एक महिला की डेड बॉडी को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि इनकी जो डेथ हुई है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हुई है। लेकिन जब मुर्दा घर में उनके 2 बेटे और भाई इनकी जो डेड बॉडी को गौर से देखते हैं तब पता चलता है कि कुछ और नेचुरल सा हुआ है। उसकी गर्दन पर गर्दन घोटने की एक निशान थी। इसके अलावा उनकी जो सर पर पीछे से कोई मारने की एक घाव भी थी। जब उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को पूछा तब उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। ओगुल सपूर को मारने की वजह ये थी कि ओगुल सपूर के पास तुर्कमेनिस्तान की सिटी की, वहाँ पर लोगों की या फिर वहाँ पर जो इलाइट लीडर्स थे उनकी कुछ ऐसे फोटोज़ या फिर रिकॉर्डिंग्स थी जो चीज़ तुर्कमेनिस्तान की गवर्नमेंट कभी बाहर नहीं आना चाहता था, जिसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर इस चीज़ को छुपाने के लिए ओगुल सपूर मुराडव को मार देती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो फैमिलीज होते हैं वो सालों तक उनके किसी का भाई, किसी की बेटा या फिर किसी के हस्बैंड को सिर्फ वेट करते रहते हैं, और जो गवर्नमेंट रहता है वो कोई भी एक्सप्लेनेशंस नहीं देता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो तुर्कमेनिस्तान की जो जेल है यानी कि जो प्रिजन है वो दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी प्रिजन में से एक है। और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन है वो अलाउड नहीं है, ना कोई मीडिया, ना कोई NGO और ना ही कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और ये जो अचानक से किसी को गायब कर देते हैं या फिर मार देते हैं तो इसका सिंपल सा मैसेज ये होता है कि सवाल मत पूछना। यानी कि जो लोग गायब हुए हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, वो एक वार्निंग है बाकी सबके लिए। अब यहाँ पर एक सबसे बड़े कॉन्ट्राडिक्शन को समझना ये जरूरी है कि ये जो तुर्कमेनिस्तान है वो कोई गरीब देश नहीं है। यहाँ पर नेचुरल गैसेस की कोई कमी नहीं है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट होता है वो फॉरेन करेंसी को बहुत ज़्यादा कमाता है, और गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैसेस होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनको बेटर जॉब मिलती है, बेटर फूड मिलती है, और इसके साथ साथ उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में इसका बिल्कुल उल्टा है।
तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि यदि आपके पास इतना ज़्यादा नेचुरल गैस है तो लोग क्यों गरीब है। तो इसके जवाब में एक ही जवाब आता है कि यहाँ पर जो वेल्थ है वो अपर कंसंट्रेट है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो भी बिल्कुल नहीं है। और जब ऐसे सिचुएशन किसी कंट्री का होता है उसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक कॉर्स कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर वेल्थ जो है वो डेवलप लाने की वजह जो पावर और कंट्रोल है उसे और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि जब तुर्कमेनिस्तान में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं है, तो दुनिया क्यों चुप है। इसका पहला रीज़न आता है कि स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस। जो तुर्कमेनिस्तान है वो एनर्जी की मैप पर दुनिया की एक बहुत बड़ी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जगह पर आता है। नेचुरल गैस पाइपलाइंस, रीजनल स्टेबिलिटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंस, ये सब फैक्टर्स दुनिया के पावरफुल कंट्रीज को सॉफ्ट बना देती है। और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर एक ही रूल हमेशा चलता है, जो कि ये है कि एनर्जी पहले, एथिक्स बाद में। जब गैस सप्लाई स्टेबल हो तो जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस है उसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। और ये जो तुर्कमेनिस्तान जैसे कंट्रीज़ है वो ऐसे साइलेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान है वो ऑफिशियली खुद को एक न्यूट्रल कंट्री कहता है और ये जो न्यूट्रल की सीड है वो अक्सर उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है।